अब्राहम लिंकन की अगर बात करें तो ईरान कह रहा है कि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, कुछ नहीं तो एटलीस्ट डैमेज तो किया है। तो आपको क्या समझाइएगा ज़रा आसान अल्फाज में, क्या वाकई ही ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव और बड़ा एयरक्राफ्ट डैमेज कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका और इजराइल के पास बिलाशुबा बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं तादाद में, महंगे भी हैं। लेकिन ज़रा सा गौर फरमाइएगा कि उनका जो वेपन सिस्टम है वो 20वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से तो बड़ा मौजूद है, लेकिन 21वीं सदी के हिसाब से इतना मौजूद नहीं। इसलिए कि 21वीं सदी में अगर आप अर्मीनिया अज़रबैजान की जंग देख लीजिए, रशिया यूक्रेन की जंग देख लीजिए, और पिछले साल जून में भी अगर आप ईरान इजराइल की जंग देख लीजिए, और इस वक्त भी जो जंग चल रही है, इसमें जो जंग का कुलिया है वो है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर एट लो कॉस्ट। यानी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स और लो कॉस्ट, यानी सस्ते इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म आप यूज करें, सस्ती टेक्नोलॉजी यूज करें और उससे ज्यादा डैमेज पहुंचाए। एसिमेट्री की वर्ड है जो इस वक्त 21वीं सदी का बेसिकली वॉरफेयर का की वर्ड है, एसिमेट्री। और ईरान, हैरानगी की बात है कि कई दिहाइयों से इस पे काम कर रहा था। अब जो ट्रम्प साहब बात करते हैं कि मैंने उनकी नेवी के 40-50 जहाज डुबो दिए हैं, उनकी नेवी को तबाह कर दिया है, उनकी बेसिस तबाह कर दिए हैं, और IRIS दीना का भी आपने किस्सा सुना जो श्रीलंका की कोस्ट के पास जिसको तबाह किया गया। ये सब जहाज जो उनकी रेगुलर नेवी है, जिसको अर्तिश नेवी कहते हैं ईरान की, उसके अच्छा, अर्तिश नेवी के पास बड़े जहाज हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी के पास है या किसी भी और नेवी के पास है। और अर्तिश नेवी का बिलाशुबा मुकाबला आप US नेवी से नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। US नेवी बहुत ताकतवर है, वो रिसोर्सेज में भी कम है, तादाद में भी कम है, बट स्टिल गेम तो पलट तब जाती है जब पासदाराने इनकलाब की एंट्री होती है, तो उसका मुकाबला छोटी बोट्स तो खास तौर पर नहीं कर पाते। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अब फैसल शाह साहब ने बड़ा डिटेल हमें समझा दिया कि उनका नेवल सिस्टम या उनके फोर्सेस कैसे ऑपरेट करती हैं, बट स्टिल इसके बावजूद भी अमेरिका ने क्या ही हासिल कर लिया है वॉर को इम्पोज करके। ना तो वो रिजीम चेंज कर सके हैं, ना उनके टैंक या बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो मुकम्मल तबाह कर सके हैं। न्यूक्लियर कहकर वो आए थे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब है कि नज़र आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल बुरी तरह से इस वॉर में फंस चुके हैं और अब उनके रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज इस टाइम US को है, तभी थाट जो है वो जनूबी कोरिया से अब इसराइल मुंतकिल किया गया है। आई थिंक इसमें डिस्कशन से 3 बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। एक तो रिजीम चेंज के बारे में देवर क्वाइट बेसिकली आपका ऑप्टिमिस्टिक थे कि जैसे अटैक होगा और हम टॉप लीडरशिप को जब हटाएंगे तो देयर विल बी रिवोल्ट और लोग खड़े। आपने देखा फिर कुर्द को भी उन्होंने इशारा किया जी कि आप उधर से हमला करते हैं, डिस्पाइट के वहाँ पे गुंजाइश नहीं थी। तो रीजन में इस तरह की आई थिंक जो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं देखी जाती है। और आवाम जो है आपने देखा कि वो जेल की, स्पेशली आई थिंक अली खamenei साहब की जो शहादत है उससे जेल किया। ये वेस्टर्न जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मान रहे हैं। तो बिल्कुल एक तो इट वेंट 180 डिग्री। पहला शॉक हुआ कि जो रजीम है गवर्नमेंट एट स्टेट और पीपल आर, बल्कि आई वुड से कि अगर कोई डिसेंटिंग वर्ड्स थी वो सारे जिसका भी मेंशन हुआ कि इस थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड हिस्ट्री एंड कल्चर है। और तो इस जगह पे ईरान इज एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये कॉलोनाइज नहीं हुआ। आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में शायद थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई हुआ था या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया। उसके बाद इट बिकेम एन एम्पायर ऑल्सो। एम्पायर की डिफरेंट शेड हैं। तो एक तो एक आपके ने बड़ा अर्थ रूटेडनेस है वहाँ की। दूसरा था बेसिकली उनकी जो कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ जो ईरानी रिस्पॉन्स है, बिकॉज प्रॉब्ली दे थॉट कि जून की तरह इट विल फोकस ऑन इजराइल और शायद अमेरिकन जो फ्लीट्स हैं उनको निशाना। बट देन ईरान वेंट ऑल आउट, जो मेरे ख्याल में एक आई वुड से एक मैक्सिमल स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसने उनको डिविडेंड दिए हैं। और ये अमेरिकन इकोनॉमी क्या बर्दाश्त कर सकती है? उससे बड़ा सवाल तो ये है कि वो तो नो वॉर कह के डोनाल्ड ट्रंप नारा लगाकर आए थे। अब लेट्स सी वहाँ पर इकोनॉमी कंट्रोल कर सकती है। पर भट्ट साहब, अब ये जो डेल्टा फोर्स बनाने की तैयारी की गई है, बल्कि बनाने की तैयारी क्या वो अनाउंस कर चुके हैं आप ज़मीनी तरीके से भी, बूट्स ऑन द ग्राउंड। हमने पहले भी ये बड़ा डिटेल डिस्कस किया था। तो ये डेल्टा फोर्स की तैयारी, इसका किरदार क्या होगा और ये कैसे ईरान के अंदर एंटर होगी?
देखें फ़िज़ा ज़मीनी हमले की बात कर रही हैं, ये उतना ही मुश्किल है जितने आपका सवाल का जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पर बात यह है कि अगर आप ईरान पे ज़रा गौर फरमा लेंगी थोड़ा सा, तो ईरान का रकबा और आबादी जो है उसको ज़रा कंपैरिजन करें तो 5 लाख से ज़ायद फ़ौजी अमेरिका लेके आए ना, आए 5 लाख से ज़ायद फ़ौजी लेके आएगा तो फिर मामलात यहाँ पर बूटों के साथ तशरीफ़ का टोकरा ला सकते हैं। बात यहाँ पर यह है कि मौजूदा जो सियासी हालात हैं, जो जंग हो रही है, ये सारी दुनिया को आप देख रही हैं ना, तो वाशिंगटन में भी संजीदगी से गौर हो रहा है। वो भी देख रहा है कि ये ज़मीनी जो काम है इस पर एक्सपेंस क्या होंगे, पैसे क्या लेंगे, बंदे कितने मरेंगे, 5 लाख अफराद जाएंगे, वापस कितने आएंगे और जहन्नम कितने वासिल होंगे, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं। बात ये है यहाँ पर कि एक और एंगल इसका गौर करेंगी अगर आप, तो इसका हदफ जो खलीज फारस में खारक जजीरा है जहाँ से 90% ईरान का जो तेल है उसकी बरामदात होती है। अच्छा, अगर अमेरिका इस खारक जजीरे के ऊपर कंट्रोल हासिल करता है तो फिर भी एक और एंगल से वो तशरीफ का टोकरा लाते हैं। बात यह है कि अमेरिका की जो 82वीं एयरबोर्ड डिवीज़न है वो बनाई ही इसलिए गई हुई है कि उसने आना है, उसने उतरना है, उसने मामला को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के बाद उसने रास्ता हमवार करना होता है जो पीछे से फौज आ रही होती है या ये, लेकिन ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन आपकी इजाज़त से बड़े दिन बाद शाह जी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जंग में, अमेरिका और ईरान की जंग में, अभी तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर काबज़ नहीं हो सका, ये खुली नाकामी है और आने वाले दिनों में क्या स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ही फैसला करेगा इस जंग का? एग्री और नॉट शाह जी? जी बिल्कुल, आपका तज़किया बिल्कुल सही है। ये मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, ईरान, हर मुल्क की एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है, हमारी भी है, भारत की भी है। ईरान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश, और ये ईरान हमेशा से कहता आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बंद कर दूंगा, सबको नुकसान होगा, लेकिन उसने कभी किया नहीं। पिछले साल जून में भी अगर आप देखें 2025 में जब इजराइल के साथ जंग हुई थी, तो जंग के बिल्कुल आखिर में जाके ईरान ने ये इंदिया दिया था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का सोच रहा हूँ, और पूरी दुनिया मुतहरक हो गई थी और फिर वो जंग रुकवाई गई। इस दफा उसने पहले दिन ही ऐलान कर दिया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहा हूँ और किसी को इजाजत नहीं होगी जाने आने की मेरी इजाजत के बगैर, के बगैर वहां से आने जाने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल वहां पर है, और अभी उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है इसका। अभी उसके पास और भी तरीके हैं इसको बंद करने के जो उन्होंने नहीं अपनाए। लाइक वो माइंस फेंक सकते हैं इसके अंदर, लाइक वो कोई शिप उसको डिबो सकते हैं बीच में बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, ताकि बाकी शिप्स जो है वो आ जा ना सके। अच्छा, ईरान के साथ एक अच्छी चीज जो उनके हक में जाती है वो उनकी ज्योग्राफी है। वो ज्योग्राफी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और पर्शियन गल्फ को डोमिनेट करते हैं, और फिर उन्होंने मजीद उस ज्योग्राफी का अच्छा फायदा उठाया और मुख्तलिफ जगहों पे बेसिस बनाए छोटे छोटे, जहाँ पे अपनी कश्तियां रखी हुई हैं, फास्ट स्पीड बोट्स वगैरह, और फिर मिसाइल बैटरीज वगैरह लगाई हुई, तो उससे ये कंट्रोल करते हैं सारे इलाके। अब ट्रम्प साहब अगर इसको खुलवा सकते होते तो मेरा ख्याल है कि वो ये बयान ना देते कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपने नहीं खोली तो मैं 20% ज्यादा आपके ऊपर अटैक करूँ। और अगर वो खुलवा सकते होते तो वो यकीनन ईरान की जो मेन लैंड है, जो जमीन है, उस पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक ना शुरू कर देते। लाइक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक कर रहे हैं, सिविलियन गैदरिंग पे वो कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि लोग गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो जंग बंद करे। और स्टिल एट द एंड वो एक वन नेशन के तौर पर आए हैं और वो खुलवा सकते हैं। आपकी बात 100% है। और एक मिनट मुझे और दीजिएगा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ शहजाद साहब को कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि ये वो इलाका है, मुझे लगता है, जो इस जंग का फैसला करेगा। और ना सिर्फ इस जंग का फैसला करेगा, बस जंग के बाद नई दुनिया क्या होगी, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मिडिल ईस्ट कैसा होगा, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स कैसी कंट्रीज बन के उभरेंगे, ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कज़िये खत्म होने के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी, ब्रेक पर मुझे जाना है, बट क्विकली ये बताइएगा कि जो ईरान ने और मुज्तबा खामेनेई ने जो शराइत अब रखी हैं अमेरिका के सामने, क्या अब उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट और बोला, कैटेगोरिकली बोला है कि ये हमारी शराइत हैं, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, गारंटी भी दे कि आइंदा कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा।
क्या अमेरिका को मंजूर होंगी? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर मज़ीद नहीं खुलता है, बंद ही रखते हैं, ईरान उस पर कंट्रोल रखता है, तो क्या वाकई घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा अमेरिका? आई थिंक बिल्कुल मैक्सिमलिस्ट उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और मैक्सिमलिस्ट की डिमांड है। और यहाँ तक है कि आई थिंक फिर बेसिस तो एक गारंटी ली जाएगी जी कि आपने अगर बैठ के हर 6 मिनट पर अटैक करना तो ऐसे तो नहीं चल सकता। तो आई थिंक दे आर वेरी क्लियर और इट मीन्स कि ही इज ऑलरेडी लुकिंग एट अ प्रोटेक्टेड वॉर अगर ये स्टैक करना चाहते हैं। 6 महीने की बात हो रही है और आई डोंट थिंक सो वेस्ट कैन स्टैक इट। देखें अभी आपको पता है इंडिया में क्या हालत है कि गैस के सिलेंडर की 400 किलोमीटर की लाइनें लगी, पाकिस्तान में प्रेशर है। देन यू हैव चाइना जो बेशुमार एनर्जी यहाँ से जाती है, साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, उसके अलावा इवन यूरोप में, क्योंकि अभी तो शायद पुतिन साहब कह रहे हैं ले लें, लेकिन मैं जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम नहीं लेते। और तो आई थिंक इसमें बी ह्यूज एनर्जी शॉक टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जंप करेंगे। बाकी इफ दे वांट टू स्ट्रेच, देखें चाइना और रशिया वुड लाइक ठीक है आ जाओ स्ट्रेच करो, यूक्रेन की तरफ तुम्हें बताते हैं ना। आई थिंक मिलिट्री कैपेबिलिटी है इतनी ना। इसराइल में देखें एक 2 हफ्ते और चली तो जो इसराइल का हशर होना है, आप देख लें वहाँ पे जो हालात हैं। तो गुटली जितना मुल्क है और जिस कंसंट्रेशन से फायरिंग हो रही है वहाँ पे मिसाइल की, और नए भी आ रहे हैं मिसाइल। अभी तो आई थिंक जो हाईटेक मिसाइल अभी आना शुरू है, तो वो भी देखना होना कि वो उनका बगल बच्चा सर्वाइव करता है कि नहीं करता, पता चले जी तो फारिग ही हो गया। तो मेरे ख्याल में दिस वीक विल बी डिसाइसिव एंड यू विल फाइंड कि शायद कोई एग्जिट स्ट्रेटजी को ऑफ रैम्प बोलते हैं, ये निकाल के जी हमने अचीव कर लिया है और चीजें फिर आगे चलेंगी। लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिसाइसिव कि आइंदा जो मिडिल ईस्ट का नक्शा क्या होगा। और बिल्कुल ठीक है।